किस शहर मुनाफिक में ये तुम आ गए सागर, एक दूजे की हर शख्स खता ढूंढ रहा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू रज़िया सुल्ताना यूट्यूब चैनल। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क़ मुतशक्करम। होपफुली आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मज़ीद अच्छी तहरीरें सुनने के लिए मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, अच्छा सा कमेंट कर दिया करें ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इश्क़ मुतशक्करम का नेक्स्ट पार्ट। दिले गुमशुदा कभी मिल ज़रा, मुझे वक्त दे मेरी बात सुन, मेरी हालतों को तू देख ले, मेरा हाल पूछ बता मुझे, मेरे किस गुनाह की सज़ा है ये, तू जनून साज भी खुद बना, मेरी वजह इश्क यकीन तेरा, दिले गुमशुदा ये वफा है क्या, इसे किस अदा में लिखूं तू बता, इसे किस्मतों का समर लिखूं या लिखूं मैं इसको दगा सजा, दिले गुमशुदा दिले गुमशुदा। रफ्ता रफ्ता ये 20 दिन पर लगा के उड़ गए। आज वो इटली से वापस आ रहा था। सुबह 11 बजे की फ्लाइट थी। ड्रेसिंग फॉर्मल थी। सफेद शर्ट पे नेवी ब्लू कोट पहना था। जहाज के दरवाजे तक पहुंच के उसने कोट के बटन खोल दिए। खुली फिजा में सांसें अंदर उतारी। लबों पे पुरतपश मुस्कुराहट फैली थी। जिस समय सरशारी की लहर दौड़ गई। माथे पे बिखरे बाल चलती हवा की वजह से थोड़े उड़ रहे थे। वो सीढ़ियां उतर रहा था और साथ ही अजीज से हम कलाम था। वापस आके उसका इरादा रुमाइजा से फौरन निकाह करने का था। अब मजीद वो इंतजार नहीं कर सकता था। छनछनाती धूप की तपती किरणें उसके सफेद पाक चेहरे पे पड़ रही थी। मेहरान ने आंखों में सन ग्लासेस चढ़ा लिए और एयरपोर्ट से वो अपनी मंजिल की तरफ गाड़ी में बैठ के बंगले के लिए रवाना हो गया। जुल्फकार जा उसी के मुंतजिर थे। फरीद ने नाश्ते के लवाजमात से टेबल सजा दी थी। ड्राइवर ने गाड़ी पार्किंग में रोकी। उसी के पीछे ही 3-4 हिफाजती गाड़ियां भी रुकी थी। कोट कंधे पे डाल के वो गाड़ी से उतरा। आगे स्याह हेलकस और प्राडो खड़ी थी। ये दोनों ही उसकी अपनी पसंदीदा गाड़ियां थी जो उसके जाती इस्तेमाल में रहा करती थी। एक निगाह उन्हें बख्शा वो सीढ़ियां चढ़ के बंगले के अंदर मखसूस चाल चलता हुआ दाखिल हुआ। मुलाजिम उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। सलाम का इज्तमाई तौर पे जवाब देता वो अंदर दाखिल हुआ। जुल्फकार जा हाफ वाइट कुर्ता शलवार में मलबूस उसको अंदर आता देख खड़े हो गए। पुरजोशी से उसका इस्तकबाल किया था। मौसम काफी बदला बदला था। ठंड भी खत्म हो रही थी। बाहर का मौसम लग चुका था। वहाँ के मामलात अब कैसे हैं? नाश्ते के बाद लाउंज में दोनों बाप बेटा बैठे एक बातें कर रहे थे और दोनों के सोफों के पीछे शम्स और अजीज खड़े थे। मेहरान वही अपने शहाना अंदाज में सोफे से कमर लगाए टांग पे टांग रखे बैठा था। सब अंडर कंट्रोल हैं। मैनेजर की लापरवाही की वजह से नुकसान हो रहा था। अकाउंट्स में घपला था और फिर उसके साथ अचानक हादसा हो गया। मैनेजर तो अब ठीक है और उसने जो इटालियन कंपनी के साथ जो मुआहिदा किया था मैंने ख़त्म कर दिया है। उसी की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। जुल्फकार ने समझते हुए सर हिलाया। वो पैर हिला रहा था, फिर अंगूठे से पेशानी रगड़ी। तुम्हारी अमानत का हमने बहुत ध्यान रखा है। अब तुम आ गए हो तो खुद संभाल लोगे उसे। तुमसे एक काम है। यल्दीज के जरिए पैसे बाहर भिजवाने हैं पर वो मान नहीं रही। मैं चाहता हूँ तुम उससे बात करो और समझाओ। मुझे यकीन है तुम्हारी बात वो टाल नहीं सकेगी। मूंछों को ताव देता अजीज ने मेहरान पे निगाह डाली। उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार किया था, जैसे वो मना कर देगा। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। चेहरे पे संजीदगी कायम थी। अजीज ने सर्द आह भरी। डील काफी अच्छी साबित हुई है उस लड़की के लिए। मेरा बेटा अब मेरे साथ खड़ा है। वो मगरूर हुए। मेहरान मुस्कुराया था। अजीज ने उस पे से नजर हटा ली। उसकी तमाम हरकत शम्स तिरछी निगाह से नोट कर रहा था। शाम के वक्त मेहरान फार्म हाउस पहुंचा। उसने कदम रखा। लॉन में ही खड़ा था। वहां सिर्फ खामोशी का राज था। मातम सा समा। बाग में मौजूद चिड़ियाएं जो बहुत चहचहाती थी आज बिल्कुल खामोश थी। उसके कदम भारी हो गए। अंदर की तरफ उठ नहीं पा रहे थे। वो जानता था वो उसकी मुंतजिर होगी। कैसे उसका सामना करेगा? चीखेगी, चिल्लाएगी और फिर क्या होगा? इन 20 दिनों में उसकी कमी उसने बहुत महसूस की थी। निगाहें दीदार के लिए प्यासी थी। हिम्मत करके वो अंदर आ गया। साथ अजीज और शम्स भी थे।
हलीमा भी जो दाल चुन रही थी ट्रे साइड में काट दी। उन पे सख्ता तारी हो गया था। उनके पहलू में फर्श पे बैठी रुमाइजा घुटनों में सर दिए हुए थी। मिरान के दिल में चिंगारी सी लगी, आंखों में खुद ब खुद सुर्खी उतरी, जबड़े भींच गए। आपने मेरी अमानत का ख्याल रखा, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा ख्याल पहले ही कर लेते तो ये नौबत ना आती। बैठे हुए उसने तर्ज किया। मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तुमसे यही सब करने के लिए रोका और खुद उसे उसके बाप से दूर कर दिया? माथे पे शिकने लाए वो सवाल कर रहे थे। मिरान की सांस की रफ्तार मध्यम पड़ गई। अजीज जगह पे गड़बड़ाया था। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। वो यकीनन अनजान बन रहा था। शम्स ने सारी रोदात सुना दी। जूं जूं वो उसे 20 दिन पहले पेश आने वाले वाक़ये के बारे में बताता गया। मिरान का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा था। वो हक्का बक्का जगह से खड़ा हो गया। अजीज, वो बाकायदा धारा। अजीज सोफे के पीछे से उसके सामने आया। उस रात आपने ही मुझे हुक्म दिया था कि मैडम अब घर नहीं जाएंगी। अब काफी गुस्से में थे। अजीज ने बिना हिचकिचाहट के उसे याद दिलाया। वो साकत रह गया। उसने आंखें मीच ली। उसे वो रात याद आई, फिर अपने लफ्ज। एक निगाह उसने अपने बाप पे डाली, जिनके अनाबी लबों के कोने पे मुस्कुराहट दिख रही थी। उसे वो मंजर भी याद आया जब वो छत पे खड़ा था और नीचे अजीज और शम्स बातें कर रहे थे। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि मैंने क्या कहा था। गाड़ी निकालो, हम फार्म हाउस जाएंगे। वो उलझा हुआ नजर आया था। अजीज सर हिला के चला गया। बाबा साईं, मुझसे गलती हो गई है। गुस्से में आकर मैंने इतना सख्त फैसला तो सुना दिया था, पर अब एहसास हो रहा है कि किस कदर गलत फैसला कर चुका हूँ। वो नफरत करेगी मुझसे। जल्दी में कहता वो पलट गया। जुल्फकार ने शम्स को फौरन उसके पीछे भेजा था। पार्किंग में जैसे खलबली सी मच गई। तेजी से 2-3 गाड़ियां बंगले का दरवाजा अबूर करती रास्ते पे निकल गई। आहट पे उसने सर उठाया। सामने मेरान मुजरमों की तरह खड़ा था। उसका सफेद पड़ता चेहरा देखा। वो जगह से उठी और उसके मुकाबिल जा खड़ी हुई। एकदम उसका हाथ उठा था और खामोशी की दीवार तोड़ता हुआ नीचे वापस आया। माहौल में अचानक उसके थप्पड़ की गूंज गूंजी थी। मेरान ठंडा पड़ गया। वक्त वहीं ठहर गया। हलीमा भी जैसे होश की दुनिया में वापस आई। रुमाइजा फनकारते हुए उससे मुखातिब हुई। अब मुझ पे और गुस्सा आ रहा होगा ना? अब इस गुस्से में आके तुम मेरा गला दबा दो। वो जगह पे जामद रह गया। उसके हाथ का लम्स उसके गाल पे था। शम्स बिगड़े तेवर के साथ उसकी तरफ लपकने लगा। अजीज ने उसे रोका। उस लड़की की इतनी हिम्मत के साईं पे हाथ उठाए। शम्स की आंखों में तैश था। अजीज ने फिर भी उसको रोका। ये इन दोनों का मामला है, चुप करके खड़े रहो, उसने तंबीहा की। शम्स खामोश हो गया। दबाओ मेरान, मेरा गला दबा दो। बिफरी हुई वो चिल्लाई। चुप क्यों हो? कुछ कहोगे नहीं? क्या मिल गया? सुकून? अपनी अना को तस्कीन पहुंचा के? मैं तो एक खिलौना हूँ। जो दिल में आता है हर एक मेरे साथ अपनी मर्जी करता है। चुप क्यों हो? कुछ कहोगे नहीं क्या? मिल गया सुकून अपनी अना को तस्कीन पहुंचा के? मैं तो एक खिलौना हूँ। जो दिल में आता है हर एक मेरे साथ अपनी मर्जी करता है। ना ही तो मेरे कोई जज्बात हैं, ना ही कोई अहमियत। उसका चेहरा आंसुओं से खुश्क था। मेरान लाजवाब खड़ा था। वो उसे इस हालत में देखने की हिम्मत नहीं रखता था। उसे अपने गुस्से का अब एहसास हो रहा था और नदामत। रुमाइजा के कहर को आज वो रोकने की हिम्मत नहीं रखता था। बताओ, मैं कैसे किसी पे यकीन कर सकती हूँ? उस दिन नहीं किया, मुझे गलती का एहसास हुआ। मैंने माफ़ी मांगी, पर तुमने अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बना ली। फिर मैंने तुम पे ही भरोसा किया। मेरी नज़र में तुम्हारे लिए इज्जत बढ़ गई और मेरा असल कसूर यही था, तुम पे यकीन करना। सब पाश पाश कर दिया तुमने मेरान। मेरी गलती थी जो तुम्हारी मोहब्बत को सच समझती रही। फरेबी मोहब्बत है ये। मेरी गलती जो तुम्हारी जानिब रागब होने लगी। दिल नरम पड़ गया और उसका वजूद ढीला पड़ गया। लफ्ज़ों को गुस्से से अदा करते रवानी में वो एतराफ़ करने लगी थी। जिस्म से जान निकल रही थी। थोड़ा पीछे हुई। मेरान की आंखें सुर्ख हो गई थी। उसने हमेशा उसके एतराफ़ का इंतज़ार किया, पर उसे यूं सुनने को मिलेगा ऐसा तसव्वुर भी नहीं किया था। बताओ, मैं कैसे तुम पे यकीन करूं? कह दो तुमने नहीं किया ये सब। कहो। सीने पे उसके हाथ मार के उसे धकेलने की कोशिश की। मेरान के लब पेवस्त हो गए। उसने उसकी निगाहों में देखा जहां कुर्ब ही कुर्ब था। सांस लेते उसने सर इस बात में हिलाया। हलीमा बी को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी, आज वो भी उसके एतराफ़ करने पे ख़त्म हो गई। उन्होंने अफसोस से उसे देखा। वो उनसे नजरें नहीं मिला सका था। वो दिल बर्दाश्ता हो गई।
उसके इकरार ने रुमाइजा के दिल में खंजर ही घोंपा था। उसके मुंह से सुनना चाहती थी। उसने अपने हाथ को देखा जिसमें हीरे की उसकी दी अंगूठी अब भी थी। उसने अब तक उतार के नहीं फेंकी थी। शायद दिल में उम्मीदें उसके भी जिंदा थी। गुस्से में उसने अंगूठी जबरदस्ती खींच के उंगली से निकाल के उसके सामने फेंकी थी। अंगूठी मार्बल पे घूमते घूमते गिर गई। मेरान का दिल बंद हुआ। उसने नजदीक आकर उसे थामना चाहा। हाथ मत लगाना मुझे, मैंने कहा था ना, मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी मैंने कहा। तुम झूठे धोखेबाज फरेबी हो। उसकी आंखों से आंसू टूट के फिसलने लगे। वो उसके कदमों में बैठती चली गई। मेरान झटके से पीछे हुआ। संभालो खुद को, मैं गुस्से में था, वो इतना ही बोल सका। रुमाइजा ने उसकी बात काटी। तो गुस्से में आके कुछ भी करोगे? अब गुस्सा नहीं आ रहा क्या? मेरान घुटनों के बल बैठ गया। उसने उसकी ठोड़ी उठाने की सही में हाथ बढ़ाया था जिसे वो बुरी तरह झटक गई थी। अगर वो उसे रोकने की गलती ना करता तो उसे यकीन था रुमाइजा आराम से निकाह कर लेती। नहीं, कोई हक नहीं मुझ पे तुम्हारा। लहजा इंतहाई सख्त था। मेरान ने मुट्ठी भींच ली। मुझे माफ कर दो। तुमने माफ किया था? वो दू बदू बोली। मेरान को उस वक्त बेहद बेबसी महसूस हुई। मेरे बाबा को इतना मजबूर कर दिया कि वो मुझे बीच रास्ते में छोड़ गए। तुम मेरी तकलीफ समझ ही नहीं सकते। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा जनून और जिद थी। तुम हो तो एक जागीरदार ही, तो अपनी गुलाम ही तो समझ रखा था मुझे। उसने ठंडे हाथ फर्श पे जमा के रख दिए। मेरान ने कॉलर का बटन खोला। उसका दम घुटने लगा था। मोहब्बत करने का दावा करते थे ना? मुबारक हो, तुम्हारी अना मोहब्बत के आरे आके जीत गई। बिखर गई हूँ मैं, पूरी तरह तोड़ दिया है तुमने। एतबार लफ्ज से यकीन ही उठ गया है मेरा। आंसू की बूंद फर्श पे गिरी। मेरान ने जबरा कस लिया। उठो, तुम घर जा रही हो, मैं खुद छोड़ के आऊंगा। अब इस सब का क्या फायदा? वक्त तो निकल गया। घर तो मैं जाऊंगी, पर जो तुम्हारे दिमाग में मजीद फतूर चल रहा है अब मैं वो होने नहीं दूंगी, और तुम्हारे साथ तो हरगिज नहीं जाऊंगी। आंसुओं से तर चेहरा उसने हाथ से साफ करते कहा। पैर उसके बेजान हो रहे थे। वो उठ खड़ी हुई। मेरान की मलामती निगाहों ने उसका जायजा लिया। ये वो रुमाइजा शिनवारी कहाँ थी जिसे वो छोड़ के गया था? आंखों के गिर्द हल्के कमजोर पड़ता जिस्म। मेरान की निगाह फर्श पे पड़े उसके दुपट्टे पे गई। उसकी रगें तनी थी। फासले पे ही उसे अजीज और शम्स महसूस हुए थे। उसने दुपट्टा उठाकर उसकी पुश्त से गुजार के उसके शानों पे फैला दिया और उसके पल्लू थामने के लिए छोड़ दिए। वो चुपती निगाह से उसे देखती रही। इस सारे ढोंग से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। उसने पल्लू थाम लिए। मेरान ने लब पे वस्त किए। चेहरे के तासुरात पथरीले थे, पर आज उसने उस पे जरा गुस्सा जो किया हो, क्योंकि इस बार गलत वो था, रुमाइजा नहीं। अजीज मैडम को उनके घर छोड़ आओ। उसके हुक्म के ताबे अजीज बाहर की तरफ बढ़ने लगा, मगर रुमाइजा ने उसके पैरों में जंजीरें डाल दी थी। नहीं, इनके साथ भी नहीं जाऊंगी। सब मेरे दुश्मन हैं, मैं खुद चली जाऊंगी। उसका पथरीला चेहरा हर नरमी से पाक था। हलीमा भी अब उठ के उसके पास आई। मेरान जा, तुम्हारे और मेरे रास्ते जुदा हैं। कोशिश भी मत करना फिर मेरी जिंदगी में आने की। या तो तुम्हें जान से मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। सब खत्म। उसके करीब जाके उसकी आंखों में आंखें गाड़े उसने हतमी फैसला सुना दिया। सिर्फ फैसला नहीं था, मेरान की मौत का फरमान था। उसने नफी में सार हिलाया। अब सिर्फ नफरत है मुझे तुमसे, बेहद, कहते साथ वो उसके साइड से गुजर गई। मेरान ने आंखें मूंद ली। वो जैसे उसकी सांसें छीन कर जा रही थी। हलीमा भी उसके साथ गार्ड्स भेजे, इनसे बिना नजरें मिलाए उनसे कहा। रुमाइजा के पीछे ही वो गई थी। आज फिर उसने ये दहलीज पार की, पर जज्बात बदल गए थे। मोहब्बत, नरमी सब खत्म हो गई थी। एहसासात मर चुके थे। अब सिर्फ नफरत थी जो उसका तन मन जला रही थी। हलीमा बी के इसरार पे वो गार्ड के साथ जाने पे राजी हो गई। एक बार अकेले भागने का अंजाम भी जहन में बुरी याद बन कर आया था। वो चुपचाप बैठ गई। हलीमा बी ने गार्ड्स और ड्राइवर को मखसूस तंबीहा की थी। उसके जाने के बाद मेरान अपनी जगह से हिल ना सका था। छोटे साईं, आपने ना सिर्फ उसका दिल तोड़ा है, मेरा भरम भी तोड़ा है। इन दिनों मेरे पास उसको देने के लिए तसल्ली के लफ्ज तक नहीं थे। किस मुंह से उसे सब्र करने का कहती। आपने साबित कर दिया है आप जुल्फकार साईं के ही बेटे हैं, सख्त और पत्थर दिल। वो उसके मुकाबिल खड़ी हो गई। मेरान शदीद परेशान था। वो अजीज की तरफ घूमा। तुमने इसके बाद एक बार भी मुझसे पूछा?
میں نے تم کو پہلے ہی کہہ دیا تھا جانے سے پہلے اسے گھر بھجوا دینا۔ اس پہ تم نے 100 سوال کیے تھے اور یہاں فوراً تم نے عمل کر لیا۔ غصے میں آ کے میں تو بکواس کر گیا تھا، تم ہی مجھے روک لیتے۔ وہ عزیز پہ دھاڑا تھا۔ شمس اور عزیز دونوں ہی جذب بذب ہو گئے۔ رمائزہ کے الزامات سن کے اس دن عزیز کو غصہ بے حد آیا تھا اور اس نے بھی کچھ سوچا سمجھا نہیں تھا اور شمس کو اس بارے میں خبر کر دی تھی اور ایک دن کے وقفے سے ہی وہ اٹلی گئے تھے۔ سائیں، اس کا کیا قصور؟ یہ مردوں کی انا ہی ایسی ہوتی ہے، کچھ سوچتی سمجھتی نہیں۔ اس کو بھی میں اچھے سے سمجھتی ہوں۔ انہوں نے عزیز کی طرف اشارہ کیا۔ وہ نادم سا کھڑا تھا۔ آپ پچھتانے سے کیا فائدہ؟ حلیمہ بی نے طنز کیا۔ میران نے خالی خولی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ جہاں ہمیشہ اس کے لیے پیار تھا، آج وہ آنکھیں بے تاثر تھی۔ سائیں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، کر لیجئے گا، آپ کو کون روکے گا؟ شمس، دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ بری طرح سے دھارا۔ عزیز نے مداخلت کی۔ اس نے اسے بھی نکل جانے کو کہا تھا۔ فارم ہاؤس کے در و دیوار اس حادثے کے گواہ تھے۔ حادثہ ہی تو تھا جب سب برباد کر چکا تھا۔ میران صوفے پہ پریشان سا بیٹھ گیا۔ حلیمہ بی نے ناگواری سے اسے دیکھا اور کچن میں چلی گئی۔ اس نے سر اٹھایا، اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا۔ اس نے ایک سانس میں اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے پانی گٹا گٹ پی لیا۔ آگے اب کیا کرنا تھا، وہ یہی سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو شنواری صاحب، اس کا ملنے کا ارادہ تھا۔ وہ اپنی محبت کو دور جاتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ضد تھی، ضد ہی صحیح۔ رمائزہ شنواری سے محبت بے پناہ تھی، اسے بھولنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مراد کو فارم ہاؤس کا ایڈریس پتہ لگ گیا تھا۔ اس نے وہاں چھاپا مارنے کی دیر نہ کی، اپنی جیب نکالی اور کچھ حوالداروں سمیت وہاں کے لیے روانہ ہو گیا۔ 1-1.5 گھنٹے کا سفر طے کر کے آخر وہ منزل کو پہنچ گیا تھا۔ اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ باہر گارڈز نے اسے روکنے کی کوشش کی پر وہ بنا کچھ سنے ہی اندر کی طرف بڑھتا گیا۔ کافی عالیشان فارم ہاؤس تھا، کسی عام شخص کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جگہ ہر ایک کے علم میں تھی بھی نہیں۔ اسے بھی ایڈریس معلوم کرنے میں کافی مشکل پیش آئی تھی۔ اسی میں وقت لگا تھا۔ حوالدار باہر کی طرف پھیل گئے اور ایک حوالدار اس کے ساتھ اندر آ گیا۔ اندر بالکل سناٹا تھا۔ ایک خاتون اس کے پاس چلی آئی۔ جی فرمائیے، کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے اپنے سر کا دوپٹہ درست کیا۔ اماں جی، ہمیں یہاں کی تلاشی لینی ہے۔ خبر ملی ہے یہاں ناجائز کام ہوتے ہیں، آپ پلیز کوپریٹ کریں، وہ کہتا آگے بڑھنے لگا۔ 1 منٹ آفیسر، آپ کو کس نے کہا یہاں ناجائز کام ہوتے ہیں؟ میں یہاں کی مکین ہوں اور ادھر میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا، وہ کاٹ دار لہجے میں مخاطب ہوئی۔ جو بھی ہے تلاشی تو ہم لیں گے، اس نے حوالدار کو اشارہ کیا اور ان کی تلاشی کے وارنٹ دکھائے۔ تب جا کے وہ خاموش ہوئی تھی۔ حلیمہ بھی سمجھ گئی تھی وہ کیوں آیا ہے۔ کافی دیر اسے غور سے دیکھتی رہی۔ چہرے پہ کسی کی شبہات تھی، اس چہرے پہ سے وہ نگاہیں ہٹا نہ سکی۔ حوالدار ناکام لوٹ آیا۔ 3 حوالدار مزید اندر آئے۔ سر کونا کونا چپا چپا چھان مارا ہے پر کچھ نہیں ملا، نہ ہی ایسا سوراخ جو شک پیدا کرے۔ ہاں تو یہاں ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں تو کیسے کچھ ملے گا؟ آفیسر، آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، آپ کو کسی نے خبر ہی غلط دی ہے۔ ان کے سخت لہجے پہ مراد نے کن پٹی سہلائی۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ کو تکلیف ہوئی، پر یہ ہمارا کام ہے، چھان بین کرتے رہنا، وہ لب ملا کے کہتا حوالداروں کو اشارہ کرتا نکل گیا۔ اسے جانے کے بعد حلیمہ بی نے کھل کے سانس لی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی میران گیا تھا، اور تو اور اگر یہاں رمائزہ موجود ہوتی تو قیامت برپا ہو جانی تھی۔ مراد کشمکش کا شکار جیپ میں بیٹھ گیا۔ حوالدار نے جیپ سڑک پہ دوڑا دی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا اس لڑکی کو اس نے یہاں سے پہلے نکال لیا ہو، یا پھر طفیل نے جھوٹ کہا۔ سر، طفیل کہیں جھوٹ تو نہیں کہہ گیا؟ نہیں، اماں جی کا اتنا کانفیڈنٹ ہونا بتا رہا ہے وہ یہاں تھی، انہیں میرے آنے کی خبر تھی، پر اصل بات کیا ہے وہ ابھی تک پردے میں ہے۔ مراد نے ہاتھ ٹانگ پہ رکھ لیا تھا۔ سر، انشاءاللہ یہ پردہ ہم ہٹا دیں گے، حوالدار امیدی سے بولا۔ مراد نے سر اس بات میں ہلایا۔ میران، اب تم سے ملنا پڑے گا، تب ہی مجھے میرے سوالوں کے جواب ملیں گے۔ سوچوں کے گھیرے سے وہ باہر نکلا۔ موبائل کی گھنٹی بجی، اس نے کال ریسیو کی۔ کہو، فون کان سے لگا لیا۔ سب کے درمیان اس کا نام لینے سے اس نے گریز کیا تھا۔ مراد، آپ کب آئیں گے؟ کیوں، کیا کام ہے؟ وہی روکھا سکھا انداز۔ عائشہ تلملا گئی۔ اپنی ڈیوٹی کے وقت پہ آدمی بالکل ہی بدل جایا کرتا ہے۔ بات کرنی ہے آپ سے، وہ منمنائی۔ اگر وہی دائم علی والا ٹاپک ہے تو مجھے کچھ نہیں سننا، اس نے صاف انکار کیا۔
آپ کو میری بات سننی پڑے گی، وہ ڈھٹائی سے ضدی انداز میں بولی۔ مراد نے سڑک کے پار دیکھا۔ فون رکھ رہا ہوں، گھر آ کے بات کروں گا۔ فون کٹ کر دیا۔ ادھر وہ ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئی۔ نو چانس۔ نیمل اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ عائشہ کے کہنے پہ اس کا چہرہ بجھ گیا۔ دائم کے پرپوزل کے بعد وہ تھوڑا سخت ہو گیا تھا۔ تمہیں دائم پسند ہے نا؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نیمل نے سر ہلا دیا۔ یہ بات آپ کسی کو نہیں بتائیے گا۔ آپ کے پاس میرا یہ راز رہے گا۔ پتہ نہیں کب کیسے میرا دل ان کی جانب راغب ہو گیا۔ میں نے اس بات کو خود سے بھی بہت چھپا رکھا تھا۔ آری مانگ سے نکلے بال اس نے دوسری طرف کیے۔ اگر دائم میں کوئی خرابی نہیں ہے تو میں مراد کو راضی کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اس نے نیمل کو جیسے یقین دلایا۔ وہ مسکرا دی۔ اچھا چلو اٹھو، صبح سے میرا دل خراب ہو رہا ہے، باہر واک پہ چلتے ہیں۔ دوپٹہ تکیے کے اوپر سے اٹھا کر وہ کھڑی ہو گئی اور اسے بھی زبردستی کھڑا کر لیا۔ یہ چند گھنٹوں کا سفر اسے بے حد طویل لگا تھا۔ اس بار گھر جانے کے لیے کوئی بےتابی نہیں تھی۔ اسے تو اپنے باپ سے بھی جواب لینے تھے۔ کیوں اسے آدھے راستے میں چھوڑ کے چلے گئے؟ بیٹی سے زیادہ اور کیا ضروری تھا؟ اس نے اپنا حلیہ تک درست نہیں کیا تھا۔ بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی تھی، الجھے ہوئے بھورے بال، سیال سے خشک آنکھیں، شانوں پہ دوپٹہ پھیلا جسے آگے سے پلوؤں سے تھاما ہوا تھا۔ اس نے باہر نگاہ ڈالی۔ جانا پہچانا راستہ بالآخر آ ہی گیا تھا، وہی رستے جہاں وہ دوڑی دوڑی پھرتی تھی۔ بس یہی روک دو۔ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پہ اس نے گاڑی روکنے کا کہا۔ ڈرائیور نے سپیڈ سلو کر دی۔ آپ کو گھر تک چھوڑنے کا حکم ہے؟ میرے پیر سلامت ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ کاٹ کھانے کو آئی۔ گارڈ کے اشارے پہ ڈرائیور نے گاڑی روک دی۔ ٹھیک ہے، وہ گاڑی سے اتر گئی۔ گارڈ اور ڈرائیور دونوں کی نگاہوں نے اس کا تعاقب کیا، پھر گاڑی سے اتر کے اس کے پیچھے چل دیے۔ وہ چلتے چلتے کالونی کے دروازے پہ پہنچ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں آب دیدہ ہو گئی۔ اسے تو لگتا تھا وہ کبھی یہاں واپس نہیں لوٹ سکے گی، جیسے امید ہی ہار گئی تھی۔ زندہ لاش بن کے اس نے 20 دن کاٹے تھے۔ گارڈز اس کے پیچھے کالونی تک آئے۔ وہاں تو سناٹا پڑا تھا۔ وہ گھر تک جا چکی تھی۔ گارڈز کو تسلی ہوئی تو دونوں واپس مڑ گئے۔ چھوٹی سی راہداری کے بعد اپارٹمنٹ کا مین دروازہ تھا۔ اس نے بھاری دل سے بجانا شروع کیا۔ بیل بھی بجائی۔ رمائزہ کا جسم کانپ رہا تھا۔ گھر کی دہلیز کے پار کھڑے بے چینی بھر سی گئی۔ اس نے بے ساختہ دل کے مقام پہ ہاتھ رکھا، ضبط کیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ اندر کی طرف کھلا۔ کسی اجنبی کو دیکھ کر وہ چونکی۔ جی آپ کون؟ مقابل نے سوال کیا۔ رمائزہ کے ماتھے پہ ان گنت بل پڑے۔ میں رمائزہ ہوں، احتشام شنواری کی بیٹی۔ بابا کدھر ہیں اور آپ کون ہیں؟ اس آدمی کو اس لڑکی کی عقل پہ شبہ ہوا۔ میں اب اس گھر کا مالک ہوں۔ شنواری صاحب، آپ کے والد نے یہ گھر سیل کر دیا ہے۔ اس آدمی نے جیسے اس کے علم میں اضافہ کیا۔ رمائزہ کا دل تیزی سے دھڑکا۔ میرے بابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کب سیل کر دیا یہ گھر؟ وہ حیران پریشان ہو گئی۔ ذوالفقار جان نے اسے بتایا تھا، میرا نے انہیں اپارٹمنٹ سیل کرنے سے روک دیا تھا۔ پھر اب کیوں بیچا گھر؟ اب تو قرضہ بھی اتر گیا تھا۔ وہ کڑی سے کڑی ملانے لگی۔ اتنے میں کالونی کے 1-2 لوگ جمع ہو گئے۔ توبہ، یہ لڑکی باپ کے مرنے تک پہ نہیں آئی، اب یہاں کیا لینے آئی ہے؟ 2 خواتین نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ رمائزہ نے پلٹ کے انہیں دیکھا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ میرے بابا کہاں ہیں؟ وہ الٹا ان پر چڑھ دوڑی۔ دوسری خاتون نے بڑی مشکل سے ان پہ سے ہٹایا۔ شور کی آواز پہ کالونی کے مزید لوگ جمع ہو گئے۔ بھیڑ بڑھتی گئی۔ اب منظر یہ تھا کہ راہداری کی بجائے وہ کالونی کے درمیان میں کھڑی تھی۔ نیا مالک مکان بھی وہیں تھا۔ بابا مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، آپ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ پر پھڑپھڑاتے لبوں سے اس نے لفظ ادا کیے، ہونٹوں پہ انگلیاں جما لی۔ ارد گرد جمع لوگ افسوس سے اسے دیکھ رہے تھے۔ کسی کی نگاہوں میں ترس تو کسی کی نگاہوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے ناٹک پہ کوئی یقین نہیں کرے گا۔ مجھے لگتا ہے احتشام بھائی اسی کی ٹینشن میں چلے گئے۔ یہ یقیناً بھاگ گئی ہوگی۔ وہ بیچارے اپنی عزت بچانے کے لیے کہانیاں ہی گھڑتے رہے۔ چھی، کیا زمانہ آ گیا ہے۔ اکلوتی بیٹی تھی، وہ بھی جنازے میں موجود نہ تھی۔ ہجوم میں طرح طرح کی باتیں بننے لگی۔ اس کے کردار کو داغدار کہا جا رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تھے جن کے ساتھ ایک عرصہ وہ رہی۔ سب بدل گئے تھے، وہ نہیں رہے جو اس پہ جان نشاور کرتے تھے۔ کسی کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا کیا آسان ہوتا ہے؟ وہ تو بہت آسانی سے کر چکے تھے۔ اس کا دل ریزہ ریزہ ہو گیا، گہرا صدمہ لگا تھا۔ لوگ مسلسل آپس میں باتیں کرتے رہے، پر وہ اب کسی کی سن نہیں رہی تھی، نہ ہی اس نے اپنی کوئی صفائی پیش کی۔
क्या बताती, अगवा हो गई थी, किस मुश्किल में फंस चुकी थी, या कोई अमीर ज़्यादा उस पे दिल हार बैठा था। बेकसूर हो के भी सजा काट रही थी। आंसुओं की कतार छूट गई, हलक भर आया, वो सन्नाटे में खड़ी थी। बाबा उसे अकेला छोड़ गए। उसने उनका चेहरा तक नहीं देखा। गम की शाम बहुत लंबी थी, सूरज ढलने को आया था। खोई खोई सी वो छोटे छोटे कदम लेती कॉलोनी से बाहर निकल गई। पुष्ट पुष्ट लोगों का शोर था जो उसे सुनाई नहीं दे रहा था। वहां खड़े अफ्रीकैन ने उसकी पुष्ट देखी, उसे जाते देखा और फिर सब शाने झाड़ कर घरों में चले गए। उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, सांसें उखड़ने लगी थी, जिस्म ठंडा पड़ गया, रोने से आंखें जल रही थी। वो यकीन ही नहीं कर रही थी कि एहतशाम शिनवारी अब दुनिया में नहीं रहे। स्वार्थ छुपाने को छत तो अब रही नहीं थी, बाप का साया भी चला गया। वो यकीन ही नहीं कर सकी। उसने झटके से सर नफी में हिलाया, आंसू पूंछे, दिल डूबे जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था जाए तो जाए कहाँ, इतने अरसे किधर थी, सबको क्या जवाब देगी। पहले ही उसकी गैर मौजूदगी पे लोगों ने इतनी बातें घर ली थी। वो खाली सड़क पे चलती गई। बहार का मौसम था पर उसकी जिंदगी से बहार जैसे रुखसत ही हो गई थी। ठंडी ठंडी हवा हड्डियों में घुसने लगी। वो चलते चलते किधर पहुंच गई थी उसे खुद भी इल्म नहीं हुआ। शाम से रात हो गई, सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स जल रही थी। ख्यालों में गुम सी वो आगे बढ़ रही थी। भूख का एहसास भी हुआ था, दर्द से सर फटने को था, आंखें बंद हो रही थी। बेबसी ही बेबसी थी, किधर जाती। कदम जब बेजान हो गए तो वो किनारे पे बैठ गई। ये पुल था जिधर वो मौजूद थी। दुपट्टे को उसने अच्छे से फैलाया हुआ था। सिमट कर बैठ गई। पूरा जिस्म दुखने लगा था। चल चल कर पैर अलग शल हो गए। गरम सियाल अश्कों से बह निकले। तार चेहरा उसने उठाया, सामने गाड़ियां तेजी से गुजर रही थी। धूल उसकी सांसों में जब शामिल हुई तो उसका सांस उखड़ा। वो बुरी तरह सीने पे हाथ रख के खांसती गई। उसे कुछ होश नहीं था। फिर फंदा रुका तो उठ खड़ी हुई, चलने लगी। वो पुल के किनारे चल रही थी। बाउंड्री पे उठी दीवार कुछ जगहों से टूटी हुई थी। नाक की सीध में हाथ बाजू पे लपेटे सर झुकाए चले जा रही थी कि चप्पल पत्थर से टकराने पे उसका तवाज़न बिगड़ा। सहारे के लिए जब दीवार पे हाथ रखने की कोशिश की तो इधर कुछ नहीं था। वो बुलंदी पे खड़ी थी। नीचे गिरता हुआ वजूद था। दिल खराश चीख बरामद हुई पर कोई जैसे उस पर नजर रखे हुए था। जब उसे गिरते देखा तो फौरन गाड़ी के पास से हट के उसकी मदद के लिए बढ़ा और उसका हाथ थाम लिया। वो हवा में झूल रही थी। उसका हाथ उस अजनबी के हाथ में था। आंखों में बेयकीनी उतर आई। वो तो कलमा पड़ चुकी थी। गहरी गहरी सांसें लेने लगी। गर्दन मोड़ के नीचे देखा। नीचे चलता हुआ रोड था। उसने सख्ती से आंखें मीच ली। उस शख्स ने झटके से पूरा जोर लगा के अपनी जानिब ऊपर की तरफ खींचा। वो खींचती चली गई। वो सलामत थी। उसके दोनों हाथ उस शख्स के कंधों पे थे और दरमियान में फासला कायम था। आंखों में अजनबियत दीवार खड़ी थी। मुकाबिल माथा सुकेड़ के उसे देखता गया। चेहरे पे शनासाई थी। रुमाइजा, वो धीरे से नाम मुंह में ही बुड़बुड़ाया। उसकी गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी रुमाइजा के चेहरे पे पड़ रही थी। सर्द चेहरा रोशन हो रहा था। करीब ही उसकी गाड़ी खड़ी थी। रुमाइजा ने उसे पहचानने की कोशिश की। जहन पे जोर डाला था कि चकराते सर के साथ उसके हाथों में झूल गई। वो घड़बड़ा गया। उसे लेकर जमीन पे बैठा, उसका सर अपने घुटने पे रखा और चेहरा थपका। रुमाइजा, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुम्हें? उसके चेहरे पे फिक्रमंदी के तासुरात उबड़ गए। रुमा की आंखें बंद थी। उसने वक्त जाया नहीं किया। उसे उठाकर गाड़ी में बैठाया, सीट बेल्ट बांधी, एग्निशन में चाबी घुमाई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने गाड़ी घर की जानिब दौड़ाई। चौकीदार ने उसके लिए दरवाजा खोला। गाड़ी उसने बाहर ही छोड़ दी। रुमाइजा को उठाता अंदर भर गया। उसने लाउंज में लाकर उसे सोफे पर लटा दिया। कमरे की लाइट्स खोली। वो कमजोरी की वजह से बेहोश हुई थी। जग से गिलास में पानी अंडेल के उसने रुमाइजा के चेहरे पे छिड़कना शुरू किया। आहिस्ता आहिस्ता रुमाइजा की आंखें खुलना शुरू हुई पर बेतासुर थी। ना ही जिस्म ने कोई हरकत की, ना ही उसकी नजरों में जुम्बश हुई। वो यकटक छत को देख रही थी। रुमाइजा, आर यू ओके? उसके पास घुटने के बल
बैठ के पूछ रहा था। रूमा ने पलकों की बाट झुका ली, आंसू के कतरे आंखों से निकल के बालों में जज़ब होने लगे। उस शख्स को तशवीश हुई। उसने उसकी बिखरी हालत का जायजा लिया। वो परेशान हुआ। जेब से फिर मोबाइल निकाल के उसने किसी को कॉल मिलाई। रात 10:30 का वक्त था। अनोश कमरे में नीम अंधेरा किए बैठी थी। लैपटॉप टांगों पे रखे बेड ग्राउंड से टेक लगाया हुआ था। हाथ में लेस का पैकेट था और बाएं हाथ की उंगली लैपटॉप पे वक्फे वक्फे से चलती। उसकी तमाम तवज्जो स्क्रीन पे थी। मुंह में चिप्स डाली थी कि मोबाइल बज पड़ा। घंटी की आवाज़ से खलल हुआ। उसने मुंह बिगाड़ के बेड पे पड़ा मोबाइल उठाया और कान से लगाया। ये देखे बिना कि स्क्रीन पे किसका नाम चमक रहा है और कॉल मैसेंजर पे आ रही थी, ना कि नंबर पे। अक्सर आयशे उसे इस वक्त फ़ोन कर लिया करती थी। हेलो, उसने फिर मुंह में चिप्स भरी। अनोश, मैं सफ़ीर बात कर रहा हूँ। दूसरे पार से मर्दाना आवाज़ गूंजी। वो चौंक उठी। कौन सफ़ीर? वो सीधे होके बैठी। वो सोफे के गिर्द चक्कर काट रहा था। सफ़ीर अहमद। उसने माथा रगड़ा और करख्तगी से जमा जमा कर कहा। अनोश जगह पे से उछल पड़ी। उसके खिलखिलाने की आवाज़ मुकाबिल ने भी सुनी थी। माथे पे बल पड़ गए। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। क्या तुम घर आ सकती हो? आप पाकिस्तान आए हैं? उसने हैरानी से पूछा। अनोश ने लैपटॉप बंद कर दिया और बेड से उतरने लगी। परेशानी में सफ़ीर से बात हो भी नहीं पा रही थी। हाँ, मैं एड्रेस भेज रहा हूँ, पर मैं ऐसे कैसे घर आ जाऊँ? बात क्या है? सफ़ीर ने फ़ोन दूसरे कान पे लगाया। चेहरा मोड़ के रुमाइजा को देखा जो गनूदगी में थी। रुमाइजा की हालत बहुत ख़राब है। मैं अकेले उसे हैंडल नहीं कर सकता। एक काम करो, तुम किसी फैमिली मेंबर के साथ आ जाओ। तुम्हारी दोस्त आयशे भी तो है, उसे ले आओ। अनोश के पैर उसकी बात सुनकर जम गए। रुमा वापस आ गई? क्या हुआ है सफ़ीर उसे? और शिनवारी अंकल कहाँ हैं? मुझे वो सड़क पे से मिली है और चाचू का कुछ दिन पहले ही इंतकाल हो गया। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? वो बहुत डिस्टर्ब सी लग रही है। उसे किसी अपने की ज़रूरत है। तुम प्लीज़ आ जाओ। वो अपनी बात जारी रखे हुए था। अनोश को अपनी समात पे यकीन नहीं आया। अंकल अब नहीं रहे थे और रुमाइजा का सड़क से मिलना मामला संगीन था। गड़बड़ ही गड़बड़ महसूस हुई। वो बौखला गई। आप मुझे एड्रेस भेज दे, मैं आती हूँ, उसने कपकपी लेते कहा। सफ़ीर ने लाइन काट दी। अनोश हवास बाख्ता अपने कमरे से निकल के सीढ़ियाँ उतर के नीचे भागी। मम्मी, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। दरवाज़ा खोल के वो नाहीद के कमरे में दाखिल हुई। बेटा, वक्त देखा है? मम्मी, उसकी हालत बहुत ख़राब है। मैं रुमाइजा बात कर रही हूँ। उसके बाबा का इंतकाल हो गया है। वो हर बुढ़ाई हुई थी। चढ़ती सांसों को मद्धम करते कहा। नाहिद हैरत और अफसोस करते उठ के बैठी। रुमाइजा और अनोश की दोस्ती का उन्हें भी मालूम था। स्कूल के ज़माने से इन दोनों की गहरी दोस्ती थी। 2-3 बार वो एहतशाम शिनवारी से भी मिली थी। बेटा, अकेले कैसे भेज दूँ? तुम्हारे डैड घर पे नहीं हैं, तो आप चलें और मैं आयशे को भी साथ लेकर जाऊंगी। वो दरवाजे के पास खड़ी ही गुफ्तगू कर रही। नाहिद ने उसे देखा और अनोश ने उनका प्लास्टर में छुपा पैर। अच्छा, तुम चली जाओ, ड्राइवर के साथ जाना और मेरी तरफ से भी ताज़ियत कर लेना। मेरा पैर ठीक होगा तो मैं इस बच्ची से खुद मिलने जाऊंगी। अल्लाह उसे सब्र दे। अल्लाह ने कितनी आजमाइशें रखी हैं उसके लिए। बचपन में माँ गुजर गई और जवानी में बाप, वो अफसोस से कह रही थी। अच्छा, तुम चली जाओ, ड्राइवर के साथ जाना और मेरी तरफ से भी ताज़ियत कर लेना। मेरा पैर ठीक होगा तो मैं उस बच्ची से खुद मिलने जाऊंगी। अल्लाह उसे सब्र दे। अल्लाह ने कितनी आजमाइशें रखी हैं उसके लिए। बचपन में माँ गुजर गई और जवानी में बाप, वो अफसोस से कह रही थी। अनोश ने सर हिलाया और वापस अपने कमरे की तरफ भागी। आयशे नेमल के साथ वाक पे गई थी। वापस आए हुए भी घंटे गुजर गए थे, पर टांगों में शदीद दर्द हो रहा था। वो पैरों पे बाम लगा रही थी। तभी अनोश की कॉल आई। आयशे ने कॉल रिसीव करके फ़ोन कान से लगाया। जितना मुराद मुझे पूरे दिन कॉल्स नहीं करते, इससे ज़्यादा तुम कर लेती हो। फ़ोन कान से लगाते आयशे ने सर झटकते कहा। आयशे, रूमा आ गई है और उसकी हालत बहुत ख़राब है और पता है, एहतशाम अंकल का इंतकाल हो गया है। मुझे अभी सफ़ीर ने बताया। वो पाकिस्तान आए हुए हैं। रूमा उन्हीं के घर पे है। उसकी बात सुन के आयशे बैठे से खड़ी हो गई। देखा, मैं कह रही थी कुछ तो बुरा हो रहा है। रूमा ठीक नहीं है, पर तुम मान के नहीं दे रही थी। अब इन बातों को छोड़ो, तुम रेडी रहो, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। अनोश ने अपना स्कार्फ उठा के गले में डाला। ब्लू जीन्स पे उसने घुटनों से ऊंची नारंगी शर्ट पहन रखी थी। पैरों में स्लीपर अरस के बैग उठाए वो कमरे से निकल गई। हाँ ठीक है, पर मैं यहाँ क्या बोलूँ?
11 बजने वाले इस वक्त घर से निकलना मुनासिब नहीं। यार तुम मुराद भाई से बात करो या उन्हीं के साथ आ जाओ। ठहरो, मैं देखती हूँ, मैं आ रही हूँ। वो तेजी से सीढ़ियाँ उतरने लगी। आयशे ने फोन रख दिया, फिर मुराद को कॉल्स मिलाई। उसका नंबर बिजी जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया। कमरे से निकल के वो जरपाश के पास चली आई, जो आराम की गर्ज से कमरे में जा चुकी थी। उसे रात में कमरे में आता देख कर ताज्जुब हुआ। मॉम, एक मसला हो गया है। मेरी दोस्त रुमाइजा, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। उसके वालिद का इंतकाल हो गया है। वो बिल्कुल अकेली है। मुझे उसके पास जाना है। और मुराद कॉल नहीं उठा रहे। वो बेचारगी से बोली। जरपाश ने कुछ सोचा। अनोश मुझे लेने आ रही है, क्या मैं चली जाऊं? उसने हिचकिचाहट से पूछा। तुम्हारी दोस्त को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, चली जाओ। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मुराद आएगा तो मैं उसे भेज दूंगी। जरपाश का संजीदगी और अफसोस का मिला जुला तासुर था। आयशे सर हिला के उनका शुक्रिया अदा करती कमरे से बाहर आ गई। गाड़ी किसी अनजान एड्रेस पे रुकी थी। वो दोनों उतरी। रास्ते में ही सफ़ीर ने उनको वीडियो कॉल की थी। रुमाइजा के पास पहुंचने के लिए दोनों मजीद बेताब हो गई। चौकीदार से अनोश ने एड्रेस पूछा। जब वो मुतमिन हो गई तो अंदर भर गई। ये छोटा सा बंगला था। 2 पोर्शन में मुश्तमिल। बैरूनी हिस्से पे छोटा सा लॉन था, फिर अंदर की इमारत। राहदारी अबूर करती वो अंदर चली गई। दिल तेज रफ्तार से धड़क रहा था। लाउंज में कदम रखा। सवीर सिंगल सोफे पे सार हाथों में दिए हुए बैठा नजर आया और दूसरे सोफे पे रुमाइजा थी। अनोश दौड़ के उसके पास गई। सफीर ने सर उठाया। आयशे मरे मरे कदम लेती उसकी जानिब भाग रही थी। रूमा, मेरी जान, ये क्या हालत का रखी है? उठो ना। अनोश उसके साकन पड़े वजूद को देखकर रोने को आई। उसके चेहरे पे हाथ फेरा। आंसुओं के खुश्क होने से लंबी कतार के निशान मौजूद थे। आयशे ने गिलास उठा के उसके चेहरे पे पानी डाला। सफीर सोफे से उठ गया था। इसको हॉस्पिटल ले चले, आयशे ने पानी छिड़कते मुतफक्कर अंदाज से कहा। अनोश ने उसके चेहरे पे से बाल पीछे किए। उसका हाथ सहलाने लगी। उसने आंखें खोल ली। करीब ही उसको जानी पहचानी आवाजें सुनाई दी तो आंखों को हरकत दी। अनोश और आयशे के मुतफक्कर चेहरे दिखाई दिए। आयशे, जेरे लब, उसने पुकारा। नकाहत बहुत थी। उसने उठने की कोशिश की। अनोश ने उसे सहारा देकर बैठने में मदद की। गहरी गहरी सांसें लेने के बाद वो होश की दुनिया में आई थी। आयशे ने उसे पानी पिलाया। सफ़ीर टेबल खींच के उसके सामने आन बैठा। सफ़ीर भाई, आ कब आए? उसने नज़र उठा के उसे देखा। जिस्म बेजान हो रहा था। कुछ दिन पहले ही आया हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी हालत कैसे हुई? रूमा, तुम तो कश्मीर गई थी ना? देखो, सच बताओ, तुम कहाँ थी? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? आयशे ने उसके हाथ थाम लिए। आयशे के सवाल पे उसकी जान निकली थी, पर अब वो मजीद कुछ दिल में नहीं रख सकती थी। उसने चेहरे पे झूलती लिटे पीछे की भीगे लबों पे हाथ फेरा और फिर शुरू से लेकर आखिर तक सारी रुदात सुना दी। बाबा का कर्ज, जुल्फकार की अना, इसको अगवा होना, मेरान से मिलना, उसकी मोहब्बत और फिर एक मर्द की अना को ठेस पहुंचाकर उसका अताब। लाउंज में सन्नाटा छा गया। वो तीनों नफूस जगह पे मुंजमद रह गए। दिल कट के रह गया था, मानो हलक को आया था। और वो ऐसे बातें कर रही थी जैसे शिनवारी साहिब जिंदा हों। उसने उनकी मौत कबूल ही नहीं की थी। मेरी गाड़ी पुल पे बंद हो गई थी। मैं इसी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब एक लड़की को देखा। मुझे नहीं पता था वो यही होगी। आगे दीवार टूटी हुई थी और ये चले जा रही थी। मुझे तो होश में नहीं लगी, इसीलिए गाड़ी से उतर के उसे देखने लगा। और अगर मैं वक्त पे आगे बढ़ के ना इसे थामता तो ये गिर जाती। सफ़ीर ने उसे यहाँ लाने से पहले की कहानी सदमे किसी कैफियत में सुनाई। रुमाइजा ने उन्हें बताया था वो कॉलोनी गई थी। ये सारे सियासतदान ऐसे ही बुरे होते हैं। उनके पास दिल तो होता ही नहीं। दूसरों की जिंदगी से खेलना उनका पसंदीदा मशगला है। भला कभी सोचा कि मेरान जा ऐसा कर सकता है? हम बेवकूफ़ों की तरह रोल मॉडल समझते रहे उसे। अनोश ने ही बामुश्किल तनफ्फर से कहा। बाकी आयशे और सफ़ीर तो गुंग सदमे में थे। मुझे तो इस पे यकीन करने की सज़ा मिल रही है अनोश। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूंगी। अल्लाह उससे हिसाब ज़रूर लेगा। कहते हुए वो खांसने लगी। बहुत तकलीफ से गुजर रही थी वो। इन तीनों ने एक दूसरे को देखा। उसे कैसे बताते कि एहतशाम अंकल अब उनके दरमियान नहीं रहे थे। सफ़ीर भाई, बाबा को बुलाएं, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। वो लोग झूठ बोल रहे थे, सब मेरान के साथ मिले हैं, वो बच्चों की तरह बोली।
सफ़ीर मेज पे मजीद सिमट गया। रुमाइजा चाचू अब नहीं रहे, 10 दिन पहले ही उनका इंतकाल हुआ है, उसने हिम्मत करके आगे बढ़ के बता दिया। नहीं, वो नहीं मर सकते, मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते। सफ़ीर भाई बाबा को बुलाएं प्लीज। वो बिफड़ गई। उसे चीखने पे आयशा ने उसे सीने से लगा लिया। वो हाथ चलाती हुई रोते साथ बोली। सफ़ीर ने उसके शाने थामे। रुमाइजा, मैं उनके जनाजे के वक्त था, तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगी क्या? अल्लाह की यही मर्जी थी, उसे कबूल कर लो। रुमाइजा ने खाली निगाहों से उसकी आंखों में देखा। उसके सीने पे हाथ रख के वो खूब हिचकियों से रोने लगी, फिर माथा उन्हीं हाथों में टका दिया। अनोश और आयशे की आंखों में भी पानी था। सफ़ीर ने उसे खुद से लगा के तसल्ली दी। तसल्ली लफ्ज़ ही उसके लिए छोटा था, उस पे तो आसमान टूट गिरा था। रुमाइजा ने चेहरा उठाया, उसका सर चकराया, सांस उखड़ने लगी, सर में दर्द की ठेस सी उठी। उसने आंखें मीच के कनपट्टी पे हाथ रखा। वो तीनों उसकी हरकत देख रहे थे कि वो सामने दीवार पे लगी सीनरी को हवा में तहलील होता देखकर चकराते सर के साथ सीधी पीछे सोफे पे जा गिरी। अनोश चीख कर उस पर झुकी। सफ़ीर ने आगे बढ़ के उसे उठाया और बाहर की तरफ दौड़ा। अब वो मजीद उसकी हालत को लेकर रिस्क नहीं ले सकता था। वो बार बार बेहोश हो रही थी। यकीनन कोई तो वजह थी। वो लोग अब हॉस्पिटल जा रहे थे। अनोश ने ड्राइवर को साथ आने का ही कहा। वो अपनी गाड़ी उनके पीछे रखे हुए था। सफ़ीर ने फुल स्पीड में गाड़ी सड़क पे दौड़ाई हुई थी। अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं मेहरान और उसके बाप को नहीं छोड़ूंगी। ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है। काश वो हमारी रूमा की जिंदगी में कभी आता ही नहीं। उसकी बहार जैसी दुनिया उजाड़ के रख दी है। आयशे उसका सर गोद में रखे बोल रही थी और मुसलसल उसके हाथों को सहला के गरमाइश पहुंचा रही थी। अनोश फ्रंट सीट पे बैठी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चाचू ने ये सब कैसे छुपा लिया। कब से कर्जदार थे, इतने मुश्किल हालात आ गए पर हमें किसी बात तक की इतला न की। ऐसी भी क्या नाराजगी। वो तो सब जानने के बाद हालात कबूल नहीं कर पा रहा था। उसे तो सब ही कसूरवार महसूस हो रहे थे। ज्यादती तो बस इस मासूम के साथ हुई जो होश से बेगाना बेजान पीछे गाड़ी में लेटी थी।